हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑन सॉलिड स्टेट। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडियस रेशियो एंड आयनिक स्ट्रक्चर्स। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन, एडमिशंस ओपन है, सो नियरेस्ट आकाश सेंटर पे विजिट करके तुम इनरोल हो सकते हो एंड आकाश की बेस्ट फैकल्टीज से गाइडेंस ले सकते हो। लोकेशन जो है वो सारी डिस्क्रिप्शंस में दे रखी हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विथ रेडियस रेशियो। भाई रेडियस रेशियो होता क्या है? ये सिंपली जो रेडियस रेशियो है ना, ये और कुछ नहीं, कटायन का रेडियस भाई अनायन का रेडियस, ये आप रेशियो ले लो, इसी को रेडियस रेशियो बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अनायन का साइज जनरली बड़ा होता है, तो हम अज्यूम करते हैं जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है वो अनायन से बन रहा है, और जो बीच बीच में वॉइड्स हैं, बीट टेट्राहेड्रल वॉइड, बीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड या दूसरे टाइप के और भी वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स में एटम अगर जाएगा तो क्या साइज का जा सकता है? मिनिमम कितना साइज होना चाहिए कटायन का साइज जो उन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या साइज हो सकता है उसका, सो दैट वो अरेंजमेंट डिस्टॉर्ट ना हो। इसको समझते हैं पहले एक एक्सप्रेशन के बेसिस पे कि ये आयनिक स्ट्रक्चर्स वैलिड कब होते हैं। जैसे कि अगर ये देखो, तीन एटम्स को ऐसे लगा रखा है हमने, आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं। लेट अस कंसीडर दीज आर अनायंस। अब देखो कटायन जो है इस खाली जगह पे जा सकता है। अगर ये इस खाली जगह पे जाएगा तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? एक तरीका है कि वो छोटू सा कटायन यहां पर ऐसे आ जाए, लेकिन ध्यान दो, राइट नाउ द कटायन एंड अनायन आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। और जब भी ऐसा सीन हो कि कटायन अनायन कॉन्टैक्ट में ना हो, द अरेंजमेंट ऑफ दीज atoms or ions are not considered as stable. So this is not an stable arrangement. तो भाई आयनिक में तो ऐसा नहीं होता, ये वाला नहीं चलेगा। आपको कटायन और अनायन का कांटेक्ट में होना कंपलसरी है, ठीक है? अनायन अनायन भले कांटेक्ट में रहे ना रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कटायन और अनायन ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। यानी कि करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगा? जब इस तरह के में यहां पर कटायन इस तरह से बैठा हो कि ये कटायन इन अनायंस के साथ कांटेक्ट में है, तो दिस इज वैलिड। एक और तरीका हो सकता है कि अनायन थोड़े अलग हो जाए, यानी कि कटायन का साइज हमने बड़ा कर दिया और अब ये कटायन अभी भी इन अनायंस के कांटेक्ट में है, लेकिन अनायन कांटेक्ट्स में नहीं है। दीज टू सेटअप्स आर एक्सेप्टेबल। ये दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है भाई आयनिक क्रिस्टल्स के, आयनिक कंपाउंड्स के। अब देखो इस सेटअप को हम बोलते हैं अनायन अनायन इन कांटेक्ट, और इस वाले सेटअप को हम बोलेंगे अनायन अनायन नॉट इन कांटेक्ट। ठीक है, एक जगह अनायन अनायन इन कांटेक्ट, दूसरी जगह अनायन अनायन नॉट इन कांटेक्ट, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टेबल अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि कटायन और अनायन, ठीक है, कटायन अनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बस। ठीक है, ये वाला अनस्टेबल, ये दोनों स्टेबल। बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं ये कटायन और अनायन के रेडियस का रेशियो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर अ केस जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा एटम्स का वो होगा ट्रायगोनल प्लेनर टाइप का। इसको हम 2 डायमेंशन वाले में समझ लेते हैं, 3 डायमेंशन की बात 2 डायमेंशन में समझते हैं। मान लो ये 2 डायमेंशन के बेसिकली सर्कल्स 3 लगा रखे हमने। अब इन तीनों के सेंटर्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो देखो कितना प्यारा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये इक्विलैटरल अगर ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा इनका? 60 डिग्री, 60 60 60। मैं और काम करता हूं, मैं क्या करता हूं कि यहां से नीचे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, सिमिलरली इधर से भी एक परपेंडिकुलर डालता हूं। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर अपने 90 डिग्रीज बना के बैठे हुए हैं। पॉइंट है ये सेंटरॉइड होगा इसका, और देखा जाए तो यही सेंटर होगा उस कटायन का जो यहां पर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला डिस्टेंस
और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों रेडियस नहीं है। ये छोटू सा जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, जैसे यहां पे मार्क कर दे रहा हूं इस सेंटर को O, ये ट्रायंगल अपना था ABC और इस पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं D। तो जरा देखो OA, जो डिस्टेंस OA होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। मैं लिख देता हूं भाई R प्लस प्लस R माइनस। ये OD कितनी होगी नहीं पता, लेकिन AD कितना होगा ये हमें पता है भाई। AD जो होगा वो कितना होगा, रेडियस ऑफ अनायन के बराबर, है ना। क्लियर है ये पार्ट। अब देखो अगर ये पूरा 60 डिग्री था और ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये एंगल कितना, 30। अब ट्रायंगल OAD में अगर मैं लिखूं cos 30, तो cos 30 जो होगा वो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी AD बाई OA, AD बाई OA। भाई वैल्यूज रख दो R माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। cos 30 की वैल्यू बड़े अच्छे से याद है, √3/2। ये हो गया R माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस। अब एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं उल्टा, ठीक है। अगर उल्टा किया तो आएगा R प्लस प्लस R माइनस डिवाइडेड बाई R माइनस, दिस इज इक्वल टू 2/√3। अब इस R माइनस से डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे यू विल हैव R प्लस अपॉन R माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 2/√3। 1 को उधर भेज दो, 1 को उधर भेजोगे तो यहां से आ जाएगा R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल्स टू 2/√3 माइनस 1। और इस वैल्यू को जब तुम सॉल्व करोगे ना तो निकल के आएगा 0.155। और ये जो रेडियस रेशियो निकल के आया है, इसी रेडियस रेशियो को हम बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो उस रेडियस रेशियो को बोलते हैं जब कटायन सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अनायंस के बीच में चला जाए उस वॉइड में, और ये जो अनायन से अभी भी कांटेक्ट में हो। यानी कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज द सिचुएशन जहां पर आपको अनायन इन कांटेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो R प्लस अपॉन R माइनस का कम से कम वैल्यू 0.155 होना चाहिए, तभी जाके एक कटायन इस वॉइड में ऐसे आएगा कि वो अनायंस के साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है, यानी स्टेबल अरेंजमेंट हो। हम इसी को और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, 4 ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोल रहे हो तो कटायन 4 अनायन के कांटेक्ट में होना चाहिए, यानी कि यहां पर ये जो कटायन होगा वो भाई साहब चारों अनायन के कांटेक्ट में होगा। अब अगर ऐसा है, मैं अगेन यहां पर ज्वाइन करूं कुछ लाइंस को, तो अब इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ऐसे खींचते हैं। बेसिकली ये दो सेंटर्स को हमने कनेक्ट किया, एक ऐसे खींचा जो इस सेंटर को कनेक्ट कर रहा है, और अगर इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करें तो इस कटायन के सेंटर से पास होगा। अब देखो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर, ये कितना होगा R माइनस R माइनस R माइनस R माइनस। अगर दोनों बराबर है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना, 45 डिग्री, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, यहां से ऐसे एक ज्वाइन कर देते हैं, हियर वी हैव अ परपेंडिकुलर एज वेल। वापस से ट्रायंगल ABC और ये O और ये D, इसमें मैं बात करूं, कैन आई राइट cos 45 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना, AD, हाइपोटेनस क्या है यहां पर OA, AD कितना R माइनस, OA कितना, ये रहा R प्लस और ये वाला रहा R माइनस, तो OA इज R प्लस प्लस R माइनस। बस वापस से हम इसको पलट के लिखेंगे, ये cos 45 डिग्री कितना 1/√2, तो मैं लिख सकता हूं कि R प्लस प्लस R माइनस डिवाइडेड बाई R माइनस इज इक्वल्स टू √2। डिवाइड कर दो तो R प्लस अपॉन R माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू √2। मैं 1 को उधर भेज दे रहा हूं, √2 माइनस 1, √2 कितना 1.414 और एक घटा दो, ये कितना 0.414, यानी कि जो
इस सेटअप के लिए, स्क्वायर प्लेनर सेटअप के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जहां कटायन का हो रहा है, तो ऐसे केस में जो रेडियस रेशियो, और वो भी कौन सा, लिमिटिंग वाला, ये जो निकल के आया वो कितना, 0.414 आ रहा है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियोज हैं, यानी कि कटायन और अनायन का रेडियस का रेशियो इतना होना चाहिए, तभी अनायन अनायन कांटेक्ट में रहेंगे। कटायन इस तरह से यहां पर आएगा कि वो अनायन के साथ कांटेक्ट में है, और जो शेप होगा अनायन से बनाते हुए वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का रहेगा। वॉइड अपना स्क्वायर प्लेनर वॉइड हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से और भी सेटअप्स हो सकते हैं। तो हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे रेडियस रेशियो की रेंज। ठीक है, रेडियस रेशियोज की रेंज लिखेंगे। उसकी वजह से किस तरह के टाइप ऑफ वॉइड बनेंगे या फिर एटम्स का अरेंजमेंट होगा, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। वैसे केस में कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कटायन कितने अनायन के साथ कांटेक्ट में होगा, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका रेडियस रेशियो r प्लस अपॉन r माइनस 0.155 से कम है, अगर कम है तो ये पक्का लीनियर अरेंजमेंट होगा, यानी कि अनायंस लगेंगे, बीच में कटायन आएगा। ये लीनियर अरेंजमेंट होगा एटम्स का। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, दो अनायंस के बीच में एक कटायन होगा। ऐसे केस में ही रेडियस रेशियो 0.155 के कम होगा। अगर रेडियस रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है, ट्रायंगुलर वाला, तो ट्रायंगुलर वाले के केस में अगर ऐसा रहा और ये निकल के आएगा लगभग 0.225 तक, ऐसे केस में जो वॉइड अपना आता है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। अनायंस का अरेंजमेंट ऐसी ट्रायंगुलर प्लेनर रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि ये r प्लस अपॉन r माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0.225 रहे और ये लेस देन रहे 0.414। तो ऐसे केस में जो वॉइड होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि अगर कोई कटायन टेट्राहेड्रल वॉइड को जाके ऑक्यूपाई कर रहा होगा ना, तो उस कटायन का साइज, रेडियस, ठीक है, अनायन के साइज या रेडियस का रेशियो जो होगा वो कम से कम 0.225 होना चाहिए। ठीक है, ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो है। लेफ्ट वाले साइड जो इक्वल वाले हैं ना, ये सारे लिमिटिंग रेडियस रेशियो हैं। इस सिनेरियो में अनायन अनायन कांटेक्ट में रहेंगे, कटायन अनायन तो हमेशा रहेगा। ठीक है, चलो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई कटायन गया तो वो 4 अनायंस के साथ कांटेक्ट में रहेगा। उसके बाद आता है कि अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन रहे 414 के, 0.414 के, और लेस देन रहे 0.732 के, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, स्क्वायर प्लेनर वॉइड मिले, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया। दूसरा एक और होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, लेकिन लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना, 0.414 ही होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए भी। चलो और बढ़ते हैं। r प्लस अपॉन r माइनस अगर 732 से ज्यादा रहे और कम रहे ये 1 से, तो ऐसे केस में जो अरेंजमेंट होगा वो काइंड ऑफ सिंपल क्यूबिक का होगा और बीच में बॉडी सेंटर आएगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। ठीक है, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम एफसीसी जैसा बना दें, मतलब कि ऐसा वॉइड बने, ऐसा अरेंजमेंट बने एटम्स का जो एफसीसी वाला हो, तो भाई रेडियस रेशियो आपको 1 का लेना पड़ेगा। अगर 1 के बराबर होगा तभी आपका एफसीसी टाइप अरेंजमेंट होगा और 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। यानी कि आप फेस पर, फेस सेंटर्ड एटम को कटायन रखना चाह रहे हो। ठीक है, कॉर्नर एटम्स अपने अनायन के हैं,
इस तरह का अरेंजमेंट चाहते हो तो ऐसे सिनेरियो में भाई पक्का आपको सेम रेडियस के कटायन और अनायन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर रहता है। ये अपना टेबल रहा जो याद रखना है, बहुत ही स्पीडली काम होगा अगर टेबल याद रहा तो, क्योंकि तुमसे पूछेगा कि देखो एक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें अनायन की रेडियस जो है इतनी है। ठीक है, बता दिया कि ये है अनायन का रेडियस। अब बताओ कटायन का रेडियस कितना होगा अगर कटायन को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालें तो? सिंपल सी बात, अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डाल रहे हो उसे, तो रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 0.414। हम हमेशा लिमिटिंग लेकर बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में अगर लिमिटिंग से ज्यादा है तो फिर दूसरा वाला पार्ट देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए, अगर लिमिटिंग के बराबर नहीं दिया है तो। ठीक है, दीज आर थिंग्स जो थोड़ा देखना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बस रख देंगे, हमारे पास रेडियस ऑफ कटायन निकल आएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अनायन पता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.414 से, काम खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। तो हम तो अब एक चीज जानते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर एक कटायन होता है, ठीक है, और एक अनायन होता है। दोनों कुछ इस तरह से होते हैं कि चार्ज बराबर हो जाए, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आप NaCl ले लो, ठीक है, KCl ले लो, ये सब के सब क्या हैं? एक तरह से न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं। तो न्यूट्रल कभी होगा ना जब चार्ज ऑफ कटायन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ अनायन। बस हमें यही करना है। अब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम NaCl टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ऐसा है कि जो आपका अनायन होगा वो अनायन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स बनाएगा या लैटिस बनाएगा। ठीक है, यानी कि जो अनायन है वो FCC लैटिस बनाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट अपना वैसा हो जाएगा। उसके बाद जो कटायन है, ये कटायन ऑक्यूपाई करेगा सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि उस FCC यूनिट सेल में जिसको अनायन ने बनाया है उसमें जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाके कटायन घुस जाएगा। कहेगा हमारी जगह तो यही है भाई। ठीक है, रेडियस रेशियो यानी कितनी होने वाली है? 0.414 फॉर लिमिटिंग केस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया आपका कटायन और अनायन की पोजीशंस। अब बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन ऑब्वियसली 6 होगा, क्योंकि कटायन कहां गया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? 6 एटम से। तो 6 एटम्स से एक वॉइड बना है, उस वॉइड में एक एटम डाले हो तो वो क्या करेगा? वो उन 6 एटम्स के कांटेक्ट में रहेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन विल बी 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन कितना? वो भी 6। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर इस तरह से हम बात करते हैं कि कटायन कितने अनायन के कांटेक्ट में है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन। अनायन जितने कटायंस के कांटेक्ट में होगा दैट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन। ये भी 6 होगा। कैसे? FCC बना रखा है, कॉर्नर वाला एटम पकड़ लो। ठीक है, तुम्हारे रूम का ये वाला जो कॉर्नर है इसको पकड़ लो, ठीक है, या इधर वाला पकड़ लो। चलो ये वाला पकड़ लिया। अब ये जो कॉर्नर एटम तुमने पकड़ा है तुम्हारे सामने वाला, ठीक है, इस कॉर्नर एटम के एज से ये कितनी एजेस में ये जा रहा होगा? पूरा ऐसे ही याद है 6 जाएगा, और उन हर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये एज हुआ, यहां एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये एज हुआ, वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वाला एज हुआ, यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे ही ऊपर भी है। ठीक है, इन एजेस को एक्सटेंड करेंगे तो यानी कि टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं जो कि कॉर्नर एटम के कांटेक्ट में होंगे। कॉर्नर एटम कौन बना रहा है? ये अनायन FCC बना रहा था, है ना। तो अब ये भाई साहब कहेंगे कि हम तो 6 कटायन के कांटेक्ट में हैं, 6 कटायन के कांटेक्ट में हैं, तो भाई हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। खत्म का। चलो ये भी हो गया। तो अब बात कर लेते हैं रैंक की, कि रैंक ऑफ कटायन कितना?
मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ कटायंस कितने। हम लगे भाई तुम पहले ये बताओ कटायन है कहां, कटायन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। भाई अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कटायन है तो उसका इफेक्टिव कितना होता है, इफेक्टिव नंबर कितने होते हैं। याद है अगर एज सेंटर पे है तो वो 1/4 कंट्रीब्यूशन करता है एक यूनिट सेल में। टोटल 12 एजेस हैं तो इफेक्टिवली 3 हो गया। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे सेंटर में होता है बॉडी के सेंटर में। अगर बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो वो टोटल कितना 1, तो 3 + 1 4। इसके अलावा भी हमने सीखा था भाई कि ऑक्टाहेड्रल रैंक के बराबर होता है। तो Z ऑफ कटायन यानी रैंक ऑफ कटायन विल बी 4 एंड रैंक ऑफ अनायन विल बी 4 एज वेल, क्योंकि अनायन तो एफसीसी बना रहा है, एफसीसी के रैंक तो 4 होती ही होती है। बस ये हो गया। अब देखो आप इन दोनों मेथड से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और से बेटर वे इंपेरिकल फॉर्मूला बता सकते हो। कैसे? जब रैंक पता है तो कटायन 4 है, अनायन 4 है, बस इंपेरिकल फॉर्मूला कितना Ca। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से अगर आपको निकालना है ना तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन कितना है हमारे पास 6 है, अनायन कितना है 6 है। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो यानी कि लिखोगे C6A6 कितना आ गया Ca। इंपेरिकल फॉर्मूला वापस से Ca, दोनों से देख सकते हो सेम निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज हमें देखनी चाहिए, रेडियस का रिलेशन R प्लस R माइनस कितना होगा एज लेंथ के टर्म में। ठीक है। तो हम कहेंगे सोच लो कॉर्नर एटम पे अनायन है, वो कांटेक्ट में है ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले कटायन से, तो ये तो मिडिल पॉइंट में है, यानी इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी, समझ में आ रहा है। कॉर्नर पे अनायन, बीच वाले एज सेंटर पर कटायन, ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाफ ऑफ एज लेंथ यानी a/2। और इन दोनों के रेडियस तो जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों तो कांटेक्ट में है। सो बस रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन विल बी इक्वल्स टू a/2। तो भाई इतनी सारी चीजें एक आयनिक स्ट्रक्चर के लिए हमें हर बार देखनी है और बड़े आराम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। आई बिलीव समझ चुके हो। ठीक है। जो याद रखने वाला काम है वो है ये कि अनायन कहां जा रहा है, कटायन कहां जा रहा है। अगर हम एक बार समझ गए कि अनायन कहां जा रहा है, कटायन कहां जा रहा है, तो फिर सारा काम खत्म। हम सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, रैंक, इंपेरिकल फॉर्मूला, रिलेशनशिप सब निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो एक आगे एग्जांपल्स देखते हैं और आयनिक कंपाउंड्स के जिंक ब्लेंड का एग्जांपल लेते हैं। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और ये 2 टाइप का होता है, एक स्फेलराइट और एक वुडजाइट। ठीक है। इन दोनों को यूज करते हैं हम, दोनों में कैसे अरेंजमेंट होता है ये याद रखना है। तो जब स्फेलराइट की बात करते हैं तो यहां पर आपका अनायन FCC ही बनाता है और कटायन जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। हम कहें बढ़िया। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर और रैंक की बात कर लेते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें कटायन का तो वो कितना होगा, कटायन कितने अनायन के कांटेक्ट में होगा, कटायन है कहां टेट्राहेड्रल वॉइड में। एक टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से बनता है 4, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कटायन का वो क्या होगा 4। अगला बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन। तो अनायन कहां पर है, कॉर्नर पे है। कॉर्नर से ऐसे जो बॉडी डायगोनल खींची है, इसी बॉडी डायगोनल पे कॉर्नर के जस्ट बगल में वहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में जो कटायन आपने रखा होगा वो कॉर्नर एटम के साथ कांटेक्ट में होगा। और एक कॉर्नर एटम से टोटल कितने बॉडी डायगोनल बनते हैं भाई, एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल्स में बटा होता है, याद है, 4 इस प्लेन के 4 ऊपर वाले। तो अब 8 रूम्स से 8 क्यूब्स से वो बन रहा है पूरा लैटिस, जहां पर एक कॉर्नर एटम कॉमन है, इनमें शेयर्ड है। तो उस सिनेरियो में 8 बॉडी डायगोनल्स होंगे जो उस कॉर्नर एटम से ड्रॉ हो रहे होंगे। यानी कि एक कॉर्नर एटम 8 कटायंस के साथ कांटेक्ट में होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे।
यहां पर 8 के टच में होगा, लेकिन कटायन ऑक्यूपाई क्या कर रहा है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक ऑक्यूपाई किया, दूसरा नहीं किया, फिर तीसरा ऑक्यूपाई किया, चौथा नहीं किया, इसका मतलब आधा। सो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का कितना निकल के आएगा? 4। ठीक है, जस्ट बिकॉज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। अगर सारे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहा होता ना तो यहां पर 8 आ जाता। ठीक है, चलो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो होगा C4A4 एंड अगेन Ca। अगर मैं रैंक की बात करूं, रैंक ऑफ कटायन, कटायन कहां जा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, और अल्टरनेट जा रहा है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन 1 FCC इज डबल द रैंक, यानी 2 into 4, लेकिन अल्टरनेट जा रहा है तो आधे ही भरे होंगे। आधे भरे होंगे इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 2 into 4 into 1/2 होगा, दैट इज 4 कटायंस होंगे इफेक्टिवली। और अनायंस की बात करें तो वो कितने होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि FCC बना रखा है। यहां से भी अगर मैं देखूं तो C4A4 निकल के आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कम्स आउट टू बी Ca। अगर मैं रिलेशंस निकालना शुरू करूं रेडियसेस के टर्म्स के बीच में, उनके रेडियस को जोड़ के घटा के, तो हम ऐसे करते हैं, बॉडी डायगोनल पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसकी डिस्टेंस कॉर्नर एटम से कितनी? बॉडी डायगोनल का 1/4। इसका मतलब आई कैन से √3a/4 विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। तो ये भाई रिलेशनशिप यहां पर आ जाएगी। ठीक है, जब उर्जाइट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें बहुत ही सिंपल सी चीज हमें याद रखनी है कि उर्जाइट स्ट्रक्चर के केस में ये जो अनायन है अपना, ये FCC की जगह पे HCP बनाएगा, यानी कि अनायन विल बी फॉर्मिंग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, और कटायन जो है वो अभी भी अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जाकर ऑक्यूपाई करेगा। जब आप वापस से इन टर्म्स को निकालोगे, यू विल फाइंड अगेन कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो Ca ही निकल कर आएगा। ठीक है, चलो ये तुम्हारा काम है भाई, प्रैक्टिस करोगे, इमेजिन करो कि कैसे HCP बनाए, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है और कैसे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लोराइट स्ट्रक्चर एंड एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर में बात क्या है कि फ्लोराइट में थोड़ा सा उल्टा होता है। अभी तक हम अनायन से यूनिट सेल बनवा रहे थे, FCC बनवा रहे थे। अब क्या होगा कि आपका यहां पे जो कटायन है, ये कटायन FCC बनाएगा, और अनायन जो है वो आपका सारे, ठीक है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप फ्लोराइट स्ट्रक्चर्स के बात करते हो तो वहां पर जो कटायंस हैं उनका साइज बड़ा होता है। जिस आयन का साइज, कटायन या अनायन, जिसका साइज बड़ा होता है, हम उससे यूनिट सेल बनवाते हैं। ठीक है, और उससे जो वॉइड्स बने उनमें छोटे वाले को डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि अनायन अनायन इन कांटेक्ट वाली चीजें हो रही हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे फिर अनायन अनायन कांटेक्ट वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अनायन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन जो FCC पर है, अब कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के टच में होगा? 8, क्योंकि एक कॉर्नर एटम जो FCC के कॉर्नर एटम पे बैठा है वो 8 डायगोनल्स को शेयर कर रहा होगा। हर एक डायगोनल पर एक अनायन रखा हुआ है, तो कटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, क्योंकि अनायन टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। कटायन की रैंक अगेन हम बात करें तो वो अब बराबर होगा 4 का, क्योंकि कटायन FCC बनाकर बैठा हुआ है यहां पर। ठीक है, FCC बना के बैठा हुआ है, तो रैंक जो होगी वो उसकी 4 होगी। लेकिन जब अब अनायन की बात करोगे जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसकी रैंक कितनी होगी? डबल द रैंक ऑफ कटायन, सो 8।
तो अगर यहां से मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं तो क्या होगा, C4A8 दैट इज Ca2। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालना है तो क्या बताया तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कटायन 4 और ऐसे अनायन 8, कितना आ गया वापस से, Ca2। देखो दोनों से सेम निकल के है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, रिलेशनशिप निकालनी होती है। तो टेट्राहेड्रल में है तो वही √3a/4 खत्म। सो रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू √3a/4। एंटी फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अब आप इसको पलट दो, कटायन एफसीसी बना रहा था उसकी जगह अब अनायन से एफसीसी बनवा लो। तो अनायन will be forming FCC और cation will be occupying all tetrahedral voids। कोऑर्डिनेशन नंबर, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कटायन का निकालें तो अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो उसका 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आप अनायन का निकालोगे तो अनायन FCC बना रहा है तो वो कितने, 8 कटायंस के कांटेक्ट में होगा। तो अनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं तो C8A4 दैट इज C2A निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप रैंक निकाल सकते हो। रैंक की बात करें तो Z कटायन विल बी इक्वल्स टू, कटायन कहाँ गया है भाई, टेट्राहेड्रल वर्ड में, तो 8, Z अनायन 4 तो C8A4 दैट इज C2A। रिलेशनशिप की बात करें तो वो तो एज इट इज रह जाएगी, वो चेंज नहीं होने वाली क्योंकि अरेंजमेंट वही है। तो कटायन और अनायन के रेडियस को जोड़ दो आप तो कितना आएगा, √3a/4। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और टाइप देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। ये रहा सीजियम हैलाइड। भाई सीजियम हैलाइड में जो अनायन होता है, ठीक है, जो सीजियम हैलाइड के अंदर जो अनायन होता है वो आपका बनाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और जो कटायन होता है वो ऑक्यूपाई करता है आपका बॉडी सेंटर। तो अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लो अनायन की, तो अनायन कहां पर है, कॉर्नर एटम पे। वो कॉर्नर एटम इस बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में है और वो कॉर्नर एटम अगेन 8, ठीक है, 8 रूम्स में शेयर्ड है। हर एक रूम का एक बॉडी सेंटर होगा और वो बॉडी सेंटर उस कॉर्नर वाले एटम के कांटेक्ट में होगा। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर अनायन का कितना, 8। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें कटायन की तो वो तो और मजे से 8। भाई कटायन यहां बीच में बैठा हुआ है, ये बॉडी सेंटर सारे 4 ऊपर कॉर्नर एटम्स, 4 नीचे कॉर्नर एटम्स, इन 8 के कांटेक्ट में है। जब 8 के कांटेक्ट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8। रैंक की बात कर लें तो वो भी सिंपल है। रैंक जो है वो अनायन का कितना हो जाएगा, सिंपली 1, सिंपल क्यूबिक बना रहा है। और कटायन का कितना हो जाएगा, वो भी 1, क्योंकि एक ही तो है भाई बॉडी सेंटर में यहां पर, बस। तो इन दोनों तरीकों से आप निकाल लो, Ca आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों सिनेरियोस में। ठीक है, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो वही होगा कि कॉर्नर वाला एटम का सेंटर और ये बॉडी सेंटर वाले एटम का सेंटर, इनको जोड़ दो, कितना, बॉडी डायगोनल के आधा। तो √3a/2 ये होगी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज 2 एटम्स, और जो कि होगी रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया सीजियम हैलाइड टाइप स्ट्रक्चर्स के लिए एटम्स का, आयंस का अरेंजमेंट। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगला, स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये मजेदार वाला है क्योंकि इसमें 3 लोग आ जाते हैं। अभी तक 2 लेके चल रहे थे, अब 3 लोग ले आते हैं। यहां पर स्पाइनल के अंदर जो अनायन होता है O2- ऑक्साइड आयन होता है, और ये अनायन फॉर्म करता है FCC। ठीक है, प्यारा सा छोटू सा FCC। अब देखो इसमें कटायन 2 टाइप के होते हैं, एक बाईवैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। ठीक है, बाईवैलेंट मतलब उस एटम के ऊपर 2+ का चार्ज होगा, ट्राईवैलेंट मतलब उस एटम के ऊपर
3+ का चार्ज होगा। ठीक है, अब ये जो आपका बाईवैलेंट एटम का आयन है से A2+, ये ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ये ऑक्यूपाई करता है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो ट्राईवैलेंट आपने एटम ले रखा है, मतलब कि जिसका आयन ले रखा है, वो है से B3+, तो ये ऑक्यूपाई करता है आपका सिंपली हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो हमारे पास बाईवैलेंट एटम है दैट इज A2+, ये 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर ट्राईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट एटम जो है वो B3+ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाफ ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर ऐसा है तो हम फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हम कहेंगे A जो है वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ले रहा है, यानी 1/8 इंटू 2 इंटू 4, ये क्या हुआ 2 इंटू रैंक ऑफ FCC। बी की बात करें तो वो क्या कर रहा है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने के बराबर होता है, ना रैंक के बराबर, सो 1/2 इंटू 4। और ऑक्सीजन कितना होगा भाई, FCC बना रहा है तो ये ऑब्वियसली 4 होगा। ठीक, जरा देखो ये 8 कैंसिल, 2 से 2, यानी कि ये फॉर्मूला निकल के आया AB2O4। भाई ये है जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे जिंक और एल्युमिनियम का ले लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर वाला, जिंक Al2O4। देखो जिंक जो है यहाँ पे क्या है, +2 बाईवैलेंट वाला एटम हो गया ये, और यहाँ पर एल्युमिनियम है +3, वो ट्राईवैलेंट वाला हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो तो वही O2- ही लिया हुआ। सो दिस इज स्पाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें बस यही याद रखना है कि अनायन कहाँ जा रहा है, कटायन कहाँ जा रहा है, और काम खत्म। इसके बाद जितनी चीजें हैं हम अपने बेसिक नॉलेज से, बेसिक रूम को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल करते हैं। ये कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट इन केस ऑफ CSCl यूनिट सेल। एज लेंथ है दे रखी है भाई, CSCl यानी सीजियम हैलाइड टाइप स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। तो सीजियम हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, CS+ Cl-। भाई अनायन क्या बनाता है, सिंपल क्यूबिक, और सीजियम जो है वो कहां जाता है, बॉडी सेंटर पे। तो रिलेशनशिप हमने क्या बोली थी, हमने बोला था कटायन का रेडियस यानी कि Cesium+ का जो रेडियस होगा, प्लस अनायन का रेडियस यानी Cl- का रेडियस होगा, ये बॉडी डायगोनल के आधा होगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू √3a/2। सही है, √3a/2। सो देखा जाए तो कहां मैच कर रहा है भाई, √3a/2 2 में मैच कर रहा है। सो करेक्ट आंसर देखो बिल्कुल 2 बैठा हुआ है, इजी। और करते हैं सवाल। अगला सवाल कह रहा है इन अ मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MXY2O4, M and Y are metals. M is present in both +2 and +3 oxidation states. Y is in +3 oxidation state if the fraction of M2+ ions present in M is 1/3, the value of X is। भाई ये सवाल यहां पे करवाने का मेरा पर्पस ये था, एडवांस का सवाल है, 2024 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस सवाल में खास बात क्या थी कि जो ज्यादा पढ़ चुके हैं, अब स्पाइनल स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ा दिया, तुम देखो कि यही तो स्पाइनल जैसा लग रहा है, तो कहीं स्पाइनल वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, ये डिफेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पे सिंपली आप ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चार्जेस को बैलेंस करके इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास MXY2O4 है, और ये M जो है ये 2+ वाला भी है, और यहीं पर 3+ वाला भी है। यहां पर ये बोला गया, Y के बारे में नहीं बोला गया कि वो +3 वाला है। यहां पे ध्यान दो, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट M जो है, और Y जो है वो +3 में, मतलब कि जो +3 है वो तो फिक्स है, Y जो है वो +3 है तो है,
लेकिन ये जो +2 और +3 के बारे में बात करी गई है ये किसके लिए है, m के लिए। तो अब इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि 1/3 जो फ्रैक्शन है वो m2+ का है। तो अगर टोटल x मोल्स हैं, एक मोल इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि m2+ जो होगा वो कितना होगा, x/3, एंड m3+ जो होगा वो कितना होगा, 2x/3। देखो कैसा भी हो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है तो नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। इसमें अंदर पॉजिटिव चार्ज देने वाले कौन है, m है और y है, ठीक है। टोटल पॉजिटिव कितना होगा, एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +2 इंटू x/3 यानी 2x/3 प्लस 3 इंटू 2x/3 यानी 3 इंटू 2x/3। y का होगा, y कितना, 2 इंटू 3 क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो +2 इंटू 3, और ये बराबर होने चाहिए टोटल नेगेटिव चार्ज के। ये ऑक्सीजन कौन सा है, O2-, 4 पड़े हुए हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, सो इट विल बी 4 इंटू 2, ये टोटल नेगेटिव चार्ज इतना और ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इतना। सॉल्व कर दो, काम खत्म। इसको करें तो भाई कितना, ये 3 इंटू 2 6, 2 8x/3 प्लस 6 इक्वल्स टू 8, 8x/3 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6/8, दैट इज 3/4, दैट इज 0.75। इसका मतलब x जो ये पॉइंट था ये कितना निकल के आया, 0.75। सो हमसे वही पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर कहां दिख रहा है, ऑप्शन 4 में, देखो करेक्ट। ये सवाल सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्जेस को बैलेंस करके करना था, यहां पे स्पाइनल स्ट्रक्चर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना था, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। ये बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ A0.95O containing A2+, A3+ and A2- आयंस। इस सवाल को भी अगेन आप एग्जैजरेट करके A2+ कितना, A3+ कितना ये निकाल सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। यहां पे आप मान लो कि इसके अंदर A2+ जो है वो x है, तो इसके अंदर A3+ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.95 - x, ठीक है। तो इक्वेशन आपकी जो बनेगी वो सिंपली क्या बन जाएगी, अगर हम ऐसे अज्यूम कर ले तो आवर इक्वेशन विल बी 2x प्लस 3 टाइम्स 0.95 - x इक्वल्स टू कितना, 2। आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2x प्लस 15 2.85 माइनस 3x इक्वल्स टू 2, और यहां से x की वैल्यू निकल के आई 0.85। इसका मतलब A2+ वो 0.85 है और A3+ वो होगा 0.95 माइनस 0.85, दैट इज 0.10। कोई मतलब नहीं है ये सब कैलकुलेट करने का, क्यों, इसको बड़े प्यार से हम इस स्ट्रक्चर को फोकस करके देख सकते हैं। जरा देखो इस अरेंजमेंट में, इस पूरे अरेंजमेंट में क्या बताया गया है। यहां पर दिया हुआ है कि ये जो A2+ है वो ब्लू कलर वाला है, A3+ जो रेड कलर वाला है, और O2- व्हाइट वाला है। अगर आप A2+ को हटा के वहां पे A3+ डाल रहे हो तो टोटल चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है, जब आप 3A2+ निकालो जो कि क्या देगा, टोटल +6 चार्ज को होल्ड कर रहा होगा। इन 3 A2+ को 2 A3+ से रिप्लेस कर दो, तभी न्यूट्रलिटी बनी रह सकती है, क्योंकि 2 A3+ जब डालोगे तब भी टोटल चार्ज +6 ही होगा। दैट इज द ओनली वे, यानी कि 3 को निकालो 2 को लगाओ, ऐसा होना चाहिए। जरा ध्यान दो इस वाले में क्या किया गया है, इस वाले में एक A3+ है, हमने कहा ठीक है, लेकिन ये देख रहे हो कहीं से भी इस पूरे स्ट्रक्चर में कहीं से भी A2+ को हटाया नहीं गया, उल्टा A2+ को ऐड किया है। आप A2+ भी ऐड कर रहे हो,
ठीक है, एक A2+ को A3+ से रिप्लेस कर रहे हो, टोटल चार्ज कैसे बैलेंस हो सकता है? ये स्ट्रक्चर ही गलत है, हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल कभी आपको कंपाउंड मिलने वाला ही नहीं है, जो आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है यहां पर भी बात करी जाए तो आपने दो A2+ को हटाकर या O2- किसी को भी हटाकर आपने 3 A3+ लगाया है, अगेन बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर देखो, एक A3+, दूसरा A3+, दो A3+, किसको रिप्लेस किया होगा? यहां पे जो A2+ होगा, यहां पे A2+ होगा, यहां पे A2+ होगा, और यहां पर भी एक A2+ था। इन तीन को हटाया है आपने और उसके बाद वहां पर A3+ को लगाया है, यानी अब चार्जेस बैलेंस हो गए। यानी कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में केवल और केवल A है जो कि करेक्ट दे रखा है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन करी हमने, ये परसेंटेज निकाला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप सिंपली इस तरह के केसेस में चार्जेस बैलेंस करके कर सकते हो, ये बस एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, सो देखा जाए तो बिल्कुल यहां पर जो आंसर होगा वो ए का होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।